such destinations help us create a great brand recognition and even the opportunity for people to identify us. I'm so thankful to ET Now India Mart for choosing us. It makes us feel so proud to. And the award goes to Vijay Shekhar Sharma. The Impact Person of the Year 2016, of course, belongs to Vijay Shekhar Sharma, founder and CEO of Paytm. Startups are unicorns, and Vijay Shekhar Sharma of Paytm, if you could come up and join us, that would be great. Vijay. I was wondering when I was walking up, what do you say about somebody who goes to college when he's just 15 and is called the DJ in his company? I just actually asked him, why is he called the DJ? And he said, because I have to face all the music. Think big or go home has been his motto. 3, 2, 1. अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो तो उसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यह स्टेटमेंट था विजय शेखर शर्मा का दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के अंदर। लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस अभी हैं, शायद लगता है कि उन्होंने खुद इस स्टेटमेंट को भी फॉलो नहीं किया और इसी वजह से उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा है। बट दिस इज नॉट द होल स्टोरी। अगर हम विजय शेखर शर्मा की कंप्लीट स्टोरी को देखें तो ये एक स्टोरी है एक हीरो के राइज की और धीरे धीरे उसके फॉल की। किस तरीके से उन्होंने राइज और फॉल एक साथ किया और किस तरीके से स्टोरी चली, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। विजय शेखर शर्मा का जन्म 1973 में अलीगढ़ के अंदर यूपी में हुआ, जो कि कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। और उनके गांव से सिर्फ 2 लोग ही उस समय तक इंजीनियर बने थे जब वो खुद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। बचपन में हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर पढ़े और 90s के दौर में अगर कोई भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता था तो उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। खासतौर पर जब आईटी जेई जैसे एग्जाम को प्रिपरेशन करने की बारी आती है तो इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश सीखी, कॉलेज के अंदर गए, वहां पर जाकर के भी काफ़ी मेहनत की और ये सब एक बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज उनकी लाइफ के अंदर रहा। और एक बड़ी मज़ेदार घटना उनकी लाइफ की जुड़ी हुई है कि जब वो इंग्लिश नहीं जानते थे तो उनको एक शौक था रॉक म्यूजिक सुनने का और इसी से उन्होंने रॉक म्यूजिक सुनते हुए इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखे। उनका किस तरीके से इम्प्लीमेंट वो अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं ये उन्होंने सीखा और लैंग्वेज के ऊपर एक पकड़ बनाई। कॉलेज में जब वो थे तो 1907 के अंदर उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिस कंपनी का पर्पस था सर्च इंजन बनाना। आप समझिए उस दौर के अंदर ही शायद गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन एस्टेब्लिश हुए थे। मतलब विजय शेखर शर्मा के पास उस टाइम पर भी एक लॉन्ग टर्म विजन हुआ करता था जब वो कॉलेज के अंदर पढ़ते थे। लेकिन सिंस इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इंडिया के अंदर इंटरनेट मार्केट इतना तेजी से बूम नहीं कर रहा था, इसीलिए उनका सर्च इंजन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और उस कंपनी को उन्हें एक फॉरेन की जो यूएस की कंपनी थी लोटस वर्क्स उसको बेचना पड़ा। उसके बाद 2000 में उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट की 197 कम्युनिकेशन के नाम से और उसके अंदर उन्होंने एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाना स्टार्ट किया जिसके अंदर वो एसएमएस के थ्रू कोई भी कस्टमर कुछ सर्विसेज को एक्वायर कर सकता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल के ऊपर जो पहले रिंगटोन्स आया करती थी, एस्ट्रो मैसेजेस हुआ करते थे, एस्ट्रोलॉजी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो, क्रिकेट का स्कोर, इस तरह की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज थी ये उन्होंने वहां से अवेल करना स्टार्ट किया। जब इस काम को वो कर रहे थे तो उन्हें 2 बातें रियलाइज हुई। पहली बात तो ये कि इंडिया के अंदर कैश फ्लो जो होता है नए स्टार्टअप्स के लिए वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर हम किसी भी एजेंसी को अगर एक बार पैसा दे देते हैं तो फिर वहां से रिटर्न निकालना ये एक मुश्किल काम है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल टूल उस टाइम पर नहीं था जिसके थ्रू ये काम किया जा सके। और दूसरा पॉइंट उनको ये ध्यान में आया कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रॉफिट से ज्यादा कैश फ्लो जरूरी होता है, क्योंकि कैश फ्लो अगर प्रॉपर है तो कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर काम चला सकती है। मीनवाइल ये जो ऑनलाइन सर्विसेज थी ये भी ठीक से वर्क नहीं कर सकी क्योंकि उनका पैसा जितना मार्केट से मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाया और फाइनली उनको ये एक स्टार्टअप भी बंद करना पड़ा और उसके बाद उनको कहीं जॉब्स वगैरह करनी पड़ी। लाइफ बड़ी स्ट्रगल के अंदर चली। पेरेंट्स उनके चाहते थे कि वो किसी प्रॉपर जॉब को करें, लेकिन विजय शेखर शर्मा हमेशा एक इस प्रकार का पंछी बनना चाहते थे जो खुली हवा के अंदर सांस लेता हो, जो ऐसी ऊंचाइयों पर उड़े जहां तक कोई पहुंच नहीं पाया हो। ऐसा करने का उनका सपना बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि एक रेस कोर्स का घोड़ा होता है जो बार बार एक ही ट्रैक पर दौड़ता है, भले ही वो अच्छा अमाउंट अर्न कर लेता है लेकिन सेम ट्रैक पर दौड़ना उन्हें पसंद नहीं था।
इन सब बातों को ध्यान में रख करके 2010 के अंदर उन्होंने एक और कंपनी लॉन्च की पेटीएम के नाम से, और पेटीएम के अंदर उन्होंने जो स्टार्ट किया वो था मेन काम जो मोबाइल के बिल पे होते हैं या फिर मोबाइल के जो रिचार्जेस होते हैं। उस टाइम पर इंडिया के अंदर ऐसा दौर था कि मोबाइल के रिचार्ज कराने के लिए भी पास में किसी रिटेलर के यहाँ जाना पड़ता था, मतलब आप अपने मोबाइल से अपने मोबाइल पर रिचार्ज नहीं कर सकते। और ऐसे दौर के अंदर पेटीएम ने धीरे धीरे अपना काम पकड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद पेटीएम के अंदर उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की, फ्लाइट्स, ट्रेन्स की टिकट बुकिंग, इसके अलावा मूवी की टिकट बुकिंग, इस तरीके से चीजें सब चलना स्टार्ट हुई। 2014 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट दिया जिसके अंदर रिजर्व बैंक चाहता था कि इंडिया के अंदर कुछ स्मॉल बैंक्स एक्सिस्टेंस में आए, क्योंकि रीजन ये था इंडिया के अंदर लोगों के पास मोबाइल सर्विसेज तो काफी थी और बैंकिंग सर्विसेज का इतना स्प्रेड नहीं था। इस वजह से इंडिया की एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो था वो फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा था, और इसी को ध्यान में रख करके पेटीएम ने भी इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। 2017 के अंदर जाते जाते पेटीएम को पेटीएम बैंक्स की मान्यता मिल गई। लेकिन इस पूरी स्टोरी के अंदर सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट आया 2016 के अंदर, जब गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर ब्लैक मनी को रिड्यूस करने के लिए और एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही थी इंडिया की मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के, उसको खत्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया और जो लार्ज करेंसीज थी उनको एकदम से मार्केट से वाइप आउट कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए पेटीएम ने अगले ही दिन, डिमोनेटाइजेशन के अगले ही दिन, एक फ्रंट पेज का एड दिया जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की फोटो थी और साथ में नीचे सेगमेंट लिखा हुआ था, इस पे लिखा था boldest decision in the financial history of India after independence। और उसके बाद पेटीएम ने इसको एंगेज करना स्टार्ट किया। वास्तव में उस टाइम पर एक ऐसी डिमांड मौजूद थी जो पेटीएम फुलफिल कर सकता था। लोग चाहते थे कि एक ऐसी सर्विस हो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके, और इंडिया का मोस्टली ट्रांजैक्शन उस टाइम पर ऑफलाइन हुआ करता था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन ने ऐसी कंडीशन वहां पर पैदा कर दी जिसकी वजह से लोगों को अब जानबूझ करके ना चाहते हुए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने ही पड़ते, और इसका फायदा पेटीएम ने उठाया और लगभग 1 साल के अंदर पेटीएम ने अपने कस्टमर्स के नंबर के अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट किया। जगह जगह पर पीओएस मशीन्स लगाई गई जहां पर आप सिर्फ एक स्कैन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जिस पर तुरंत पेटीएम करो, ये सब हमने स्लोगन सुना है। और पेटीएम ने अपना स्लोगन रखा, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। 2017 में जब पेटीएम बैंक स्टार्ट हुआ तो ये अपने बाकी कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। रीज़न ये था कि बाकी जो स्मॉल बैंक्स थे उनके पास इतने अकाउंट्स नहीं थे और उनको अकाउंट ओपनिंग के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, जबकि पेटीएम बैंक को सब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। कारण ये था कि पेटीएम के पास ऑलरेडी बहुत सारे ई वॉलेट्स थे और उनके थ्रू बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा इसके पास था, तो पेटीएम ने सिर्फ अपने ऐप के थ्रू उनकी केवाईसी की और उनको अपने बैंक का पार्ट बना लिया। और इवन जो अदर इसके पास ई वॉलेट्स थे उनका ट्रांजैक्शन भी पेटीएम बैंक्स के थ्रू ही होता था, इसीलिए पेटीएम्स बैंक एक बहुत बड़ा बैंक बन गया। अब पेटीएम बैंक की जो ऑफरिंग थी उसके अंदर आप देखें डिजिटल ट्रांजैक्शंस थे, फास्टैग था, यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो गए, इसके अलावा दूसरे बैंक के साथ में इसने टाई अप करके एफडी ऑफर की, यानी कि मल्टीपल बैंकिंग ऑफर्स इसने करना स्टार्ट की। अब अभी तक की स्टोरी में आपको लग रहा होगा कि पेटीएम वाज ग्रोइंग फास्ट और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लेकिन इसके अंदर भी ट्विस्ट है। अब होता है रियल दौर जहां पर पेटीएम ने लगातार रूल्स वायलेशन करना स्टार्ट की और 2017 में बैंक की स्थापना के बाद से ही 2018 में ही इसको इतने सारे नोटिस वगैरह मिलने स्टार्ट हुए और उनका सिलसिला 2024 तक अभी तक भी जारी है। 2018 के अंदर फर्स्ट टाइम पेटीएम को जून 2018 के अंदर नोटिस दिया गया और इसके अंदर नए अकाउंट्स ओपनिंग को रोक दिया गया। 2018 दिसंबर में ही वापस ये सर्विसेज रिज्यूम हो गई। 2019 के अंदर फिर से इसको एक शॉकॉज नोटिस दिया गया क्योंकि आरबीआई ने देखा कि पेटीएम के पास कई ऐसे बैंक अकाउंट्स थे जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस था वो अचानक से बढ़ गया था और ट्रांजैक्शन कुछ इस टाइप का था कि इमीडिएटली अमाउंट जो था वो पेटीएम से किसी दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाता था। तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी थी, लेकिन पेटीएम इन सब के ऊपर लगाम लगाने में विफल रहा और इवन उसकी जानकारी भी इसने आरबीआई को नहीं दी। ऐसे ही 2021 के अंदर पेटीएम को फिर से केवाईसी के लिए शॉकॉज नोटिस दिया गया। 2021 के अंदर ही एक और घटना हुई कि नवंबर 2021 में पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। जब पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया तो इसका जो प्राइस था उससे 27% डाउन ये लिस्टेड हुआ और एक साल के अंदर इतना बुरा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स शायद बहुत कम हो गए।
खास तौर पर तब जबकि पेटीएम को जो कंपनीज प्रमोट करती हैं वो सभी बड़े इन्वेस्टर्स हैं। सॉफ्ट बैंक की बात करें हम या फिर और भी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो सभी बड़े ग्रुप्स के अंदर माने जाते हैं। अब इस स्टोरी को अगर अपन जरा समझें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। रीजन ये था कि पेटीएम ने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन हाई किया था, ओवर वैल्यूएशन किया गया था। ओवर वैल्यूएशन से हमेशा इन्वेस्टर को नुकसान होता है। इसको अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक शेयर है जिसकी ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है, कंपनी ने ओवर वैल्यूएशन करके इसकी प्राइस 120 रुपीज कर दी और इन्वेस्टर ने 120 रुपीज के अंदर इसको खरीद लिया। अब हुआ यूं कि इस कंपनी का जो शेयर था वापस से अपने ओरिजिनल रेट पर आ गया, यानी कि 100 रुपीज पर आ गया, लेकिन वो जो 20 रुपीज का अमाउंट था वो किसको मिल गया? प्रमोटर को। और नुकसान किसका हुआ? इन्वेस्टर का। यानी कि इस पूरे आईपीओ के थ्रू पेटीएम ने $2.5 बिलियन अर्न कर लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स थे उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो ये भी एक काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी थी और इसके ऊपर भी बाद में काफी विवाद हुआ। इवन सेबी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए कि आखिर जब पेटीएम अपने शेयर को इतने हाई प्राइस पर सब्सक्राइब करवाना चाहता था तो सेबी ने इसको कभी रोका क्यों नहीं, और जब ये ओवर वैल्यूएशन हो रहा था तो जितनी भी मॉनिटरिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अक्टूबर 2023 के अंदर पेटीएम के ऊपर 5.93 करोड़ का जुर्माना लगाया गया क्योंकि इसने केवाईसी के जो रूल्स थे उनको वायलेशन किया था। और फाइनली 2024 में आरबीआई ने नोटिस दिया और बोल दिया कि 29 फेब के बाद पेटीएम बैंक कोई भी नई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं करेगा। और इस तरीके से एक कंपनी जो एक बहुत अच्छे पर्पस के साथ में बनाई गई थी, एक पर्सन जिसने एक बहुत अच्छे विजन से स्टार्ट किया था, फाइनली उनका एंड बहुत ही बुरे तरीके से हुआ। किसी भी कंपनी का राइज एंड फॉल डिपेंड करता है उसकी लीडरशिप पे, एंड सेम गोज विद पेटीएम बैंक। विजय शेखर शर्मा कंपनी के चेयरपर्सन रहे लंबे टाइम तक। उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स भी लिए जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को और देश के लोगों को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बरकरार है। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में जिस टाइम पर गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज को ऊपर बैन किया था और देश में एक एंटी चाइनीज सेंटीमेंट था, उस टाइम पर विजय शेखर शर्मा ने जो अपने चाइनीज इन्वेस्टर्स की मनी को वापस करके और सारे शेयर्स खुद खरीद लिए थे। लोगों के अंदर एक अच्छा इमोशन आया पेटीएम के लिए। लेकिन अगर हम आरबीआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो आरबीआई के लगातार नोटिस देने के बावजूद भी पेटीएम ने अपनी केवाईसी की स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप उन पर लगे थे उनके ऊपर कार्रवाई करने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मिस्टेक्स नहीं थी बल्कि इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि अगर कोई एक मिस्टेक होती है तो वो एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, और मिस्टेक करने वाला पर्सन हमेशा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है। रिपीटेडली मिस्टेक अगर हो रही है तो ये मिस्टेक नहीं, इंटेंशन है, और शायद यही लगता है पेटीएम के केस में। नो डाउट विजय शेखर शर्मा एक एम्बिशियस पर्सन है, एक रेजिलेंट लीडर है और एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से एक गांव के अंदर से बड़े बड़े शहरों तक जाने का सफर उन्होंने तय किया है। और एक सिंगल जनरेशन के अंदर जिनके पास पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ कोई पैसा नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप स्टार्टअप को लीड कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट रेगुलेटर अथॉरिटी आपके ऊपर कुछ काइंडनेस शो करेंगी। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के ट्रस्ट के साथ में खेल रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कंपनी जो गवर्नमेंट है उनको सख्त होना पड़ेगा। एक और बात यह है यहाँ पे कि कई बार कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि CSR एक्टिविटीज की आड़ में अपने कुछ पापों को छुपाने की कोशिश करती हैं, और शायद ऐसा ही कुछ विजय शेखर शर्मा ने भी किया। वो जो यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हैं क्लीन एयर मूवमेंट को लेकर के, और अक्सर इस चीज़ को प्रमोट भी करते रहते हैं। लेकिन ये ध्यान कीजिए, आप कितने अच्छे काम कर रहे हो, कितनी CSR एक्टिविटी कर रहे हो, बट जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, जिस काम के लिए लोग आपको पहचानते हैं, उसके अंदर पूरी ईमानदारी दिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब विजय शेखर शर्मा पेटीएम बैंक से रिजाइन कर चुके हैं और उनकी जगह पर एक नया ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स वहां पर आया है जो कोशिश करेगा कि पेटीएम बैंक जितने भी रेगुलेशंस उनको फॉलो करें। और कहते हैं जब जागो तभी सवेरा होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पेटीएम बैंक वापस से अपने कस्टमर्स का और अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने में सफल रहे। और मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आपको क्या लगता है इस पूरे पर्सपेक्टिव के ऊपर, आप अपना कमेंट जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।